एक साधक ने बहुत प्यारी सी जिज्ञासा की है। लगता है कि वो अभ्यास करते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने जिज्ञासा की है कि यदि कपालभाति प्राणायाम है तो फिर कपालभाति में और भस्त्रिका में अंतर क्या है। अच्छा मुझे इसलिए लगा कि उन्होंने उससे पहले यदि शब्द लगाया, यानी वो ही जानते हैं कि कपालभाति को कुछ भाई प्राणायाम मानते हैं और सामान्यतया ये सभी जानते हैं कि ये एक षटकर्म की क्रिया है। बहुत प्यारी जिज्ञासा है कि कपालभाति और भस्त्रिका में अंतर क्या है। कपालभाति का उद्देश्य है कपाल का दैदीप्यमान बनाना, नाभि से लेकर के कपाल तक के क्षेत्र का शोधन करना, पुष्टि करना और उसके जो सिस्टम्स हैं उनको अबाध गति से कार्य करने लायक बना लेना, जिससे कि हमारा कपाल दमकने लगे। भस्त्रिका का नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ सिर्फ दमकने वाला मामला नहीं है। भस्त्रिका बोलते हैं लोहार की धोंकनी को। अब तो परंपराएं ये ख़त्म होती जा रही हैं कि लोहार की धोंकनी कैसी होती है। वो अग्नि को धधकाने के लिए, अग्नि को तेज करने के लिए एक चमड़े का कपड़ा हुआ करता था, चमड़े का कहिए थैला, और उसमें एक तरफ हैंडल लगा होता था और उस हैंडल का खोलते थे तो उसमें हवा भर जाती थी, फिर हैंडल बंद करके उसको दबाते थे तो उससे प्रेशर के साथ हवा जो है वो भट्टी में जाती थी और अग्नि जो है जितना धोंकनी चलाते थे उतना अग्नि बढ़ती चली जाती थी। बस बिल्कुल ऐसा ही शरीर के अंदर होता है। यानी कपालभाति में और भस्त्रिका में ये अंतर है, क्योंकि हमने कुंभक तो कपालभाति में भी सीख लिया, जिसकी वजह से हम उसको प्राणायाम के रूप में भी देखने लगे हैं। कुंभक भस्त्रिका में भी है, तो फिर अंतर क्या है। उसमें भी सांस का लेना छोड़ना है, इसमें भी सांस का लेना छोड़ना है, उसमें भी आसन में बैठ के करना है, इसमें भी आसन में बैठ करके करना है। तो फिर कपालभाति और भस्त्रिका में अंतर क्या है। तो भस्त्रिका का अंतर क्या है कि कपालभाति में आपका जो फोकस है वो सांस छोड़ने पर है और सांस छूटने का प्रभाव नाभि के ऊपर और उदरस्थ समस्त अंगों के ऊपर पड़ता है। लेकिन भस्त्रिका में केवल सांस छोड़ने के ऊपर फोकस नहीं होता है। भस्त्रिका में लेना और छोड़ना दोनों समगति के साथ में होते हैं, यानी लेने में भी पूरी गहराई तक लेना है और छोड़ने में भी पूरी गहराई तक लेना है। यानी छोड़ना और लेना दोनों समान वेग के साथ होने चाहिए। और फिर वो वेग जो है आरंभिक अवस्था में उसको हम आरोह और अवरोह के साथ करते हैं, यानी पूरा गहरा लेना सांस लेना शुरू करते हैं, पूरा गहरा सांस छोड़ते हैं। धीरे धीरे सांस की जो लंबाई है वो घटती जाती है और गति बढ़ती चली जाती है। और फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि सांस की जो लंबाई है वो बहुत छोटी हो जाती है लेकिन गति बहुत तेज़ हो जाती है, और तब तक हमारा जो कहते हैं प्राणिक वेग वो केवल ऊपर ही रुके रहने की वजह से उसमें फिर उसके बाद नाभि तक उसका वेग नहीं रह जाता है। तो पूरा ऊपर तक रह जाने की वजह से हमारा जो कहते हैं शरीर की जो अग्नि है वो बढ़ जाती है, गर्माहट बढ़ जाती है। और इसी वजह से और फिर उसको उसी तरह से हम धीरे धीरे फिर सांस की लंबाई को बढ़ाते चले जाते हैं और जो उसका फोर्स है सांस का वो घटाते चले जाते हैं। और जैसे हमने शुरू किया था, यानी हमने आरोह किया और उसी तरह फिर अवरोह करते हुए यानी गिरते हुए हम जैसे लंबा सांस ले रहे थे, पूरा लंबा सांस लेना और पूरा लंबा सांस छोड़ना, वहाँ तक आ जाते हैं। और उसके बाद फिर एक राउंड पूरा होते होते हम पूरा श्वास भर करके अभ्यंतर कुंभक कर लेते हैं। यानी कपाल भस्त्रिका के अंदर अभ्यंतर कुंभक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो भस्त्रिका का पूरा प्रभाव देगी। ऐसा बताने में ये मैंने भेद बताया है
इसके और प्रकारांतर भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि भस्त्रिका को हम एक्सपर्ट गाइडेंस में ही करने की सुझाव देते हैं। जैसे आसनों में शीर्ष आसन आसनों का राजा है, वो नुकसान भी दे सकता है। ऐसे ही प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम की राजा है। ये व्यक्ति को सहज ध्यान की अवस्था में पहुंचाने की क्षमता रखती है। लेकिन भस्त्रिका के बारे में हमें ये पता रहना चाहिए कि हमें क्या ख़ास एहतियात बरतनी है। और सबसे बड़ी इसके लिए एहतियात ये होती है कि जिन लोगों को हृदय का रोग हो, जिन लोगों को फेफड़े के रोग हों, किसी भी तरह के, तो उनको भस्त्रिका करने से परहेज़ करना चाहिए। आजकल जिस तरह कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, तो अनजाने में पता नहीं कुछ भाइयों ने सरलता से कह दिया कि भस्त्रिका फ़ायदेमंद है। बात उनकी गलत नहीं है। भस्त्रिका हृदय और फेफड़े दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन मैंने कहा कि अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस। गर्मी के मौसम में भस्त्रिका नुकसान ज़्यादा दे सकती है। जिन लोगों को लंग्स इन्फेक्टेड हैं, उनको भस्त्रिका प्राणघातक सिद्ध हो सकती है। जो लोग हृदय रोगी हैं, उनको भस्त्रिका प्राणघातक सिद्ध हो सकती है। तो इसलिए जिस समय आदमी की आम जीवनी शक्ति ही बहुत कम हो गई है, जहाँ व्यक्ति ऑक्सीजन लेने के लिए ही तरस रहा है, नेचुरल ऑक्सीजन भी वो इनहेल करने की स्थिति में नहीं रहा, लंग्स इतने इन्फेक्टेड हो गए हैं, उस समय भस्त्रिका का सुझाव देना योग को बदनाम करेगा। यानी उसका लाभ व्यक्ति को होगा नहीं, बल्कि नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होगी। तो भस्त्रिका का और कपालभाति का अंतर तो मैं स्पष्ट कर पाया आपके सामने, लेकिन साथ में ये भी निवेदन कर दिया कि भस्त्रिका देखा देखी कभी नहीं करना है, क्योंकि इससे काफ़ी गंभीर रोग हो सकते हैं। एक्सपर्ट गाइडेंस में इसको करेंगे और धैर्य के साथ में अभ्यास करेंगे तो इसके जो गूढ़ लाभ हैं वो हमको प्राप्त होंगे। हमारे ये शरीर तो तंदुरुस्त रहेगा ही रहेगा, शरीर सर्दी गर्मी बर्दाश्त करने लायक भी बन जाएगा। इसके साथ साथ जो ध्यान की गहराई है उसको पाने के लिए भी साधक योग्य हो जाएगा। और बल्कि क्योंकि ध्यान भी कोई कसरत नहीं है, ध्यान भी एक सिचुएशन है, एक स्थिति का नाम है। उस स्थिति में भस्त्रिका करते समय व्यक्ति स्वतः ही उतर जाता है। यानी ध्यान की अवस्था में आप अपने आप ही धीरे धीरे जाने लगते हैं, यदि आप भस्त्रिका का निरंतर अभ्यास करते हैं। कपालभाति के साथ ऐसा नहीं है। तो कपालभाति का जो कहिए कि बहुत ही एडवांस्ड वर्जन है वो भस्त्रिका है। और भस्त्रिका में श्वास को छोड़ना और लेना, और श्वास के माध्यम से कहिए कि प्राण का जो वेग है वो आरोह और अवरोह दोनों ही समान गति के साथ में होते हैं, जबकि कपालभाति में केवल श्वास को छोड़ने पर और उसका प्रभाव नाभि मणिपुर चक्र पर होने पर ही ध्यान लगाया जाता है। अगर हम प्राणायाम के रूप में भी कपालभाति को देखते हैं तो हमें उसे भस्त्रिका से बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करके समझना चाहिए, और उसको अगर हम नहीं समझेंगे तो हम भस्त्रिका से होने वाले नुकसान के लिए हमें तैयार रहना होगा।